अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसका टॉपिक नंबर 2.8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस एंड फ्री रेडिकल आज बेटा हमने इसे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि व्हाट इज आयन। आयन क्या चीज होती है। तो हम कहते हैं बेटा अगर कोई भी एटम जो होगा लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, जब वो एटम गेन करेगा या बच्चों वो इलेक्ट्रॉन के एटम क्या करेगा, लूज करेगा किस चीज को, इलेक्ट्रॉन को। इसके बाद वो चीज जिस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड आयन। तो एन एटम गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन दैट स्पीशीज इज नोन एज ए आयन। तो आपने उस स्पीशीज को बेटा क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन हमारे पास दो तरह से होंगे, या तो वो पॉजिटिव आयन होते हैं या बेटा वो नेगेटिव आयन होते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पॉजिटिव आयन क्या होता है, तो आप इसने हमें एग्जांपल्स दी है व्हाट इज पॉजिटिव आयन। तो आप कहते हैं एन एटम विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, या एन एटम एक ऐसा एटम जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, उसका इलेक्ट्रॉन उसे छोड़कर चला गया है, तो इसके बाद वो जिस चीज के अंदर तब्दील हो जाएगा आप उसे पॉजिटिव आयन कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमें एग्जांपल दी जा रही है वो है सोडियम की एग्जांपल। ये जो सोडियम होता है इसके अंदर बेटा इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 11 है। इसका जो सोडियम है इट्स प्रोटॉन नंबर इज 11, यानी इसमें जो प्रोटॉन की तादाद होती है वो बच्चों 11 है। और किसी भी स्पीशीज के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो कुछ यूं होगी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3s में बच्चों इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या होता है, यही वाला सोडियम जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब यहाँ पे इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसके पास बाकी बेटा 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो अब हम सोडियम आयन की बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये सोडियम आयन है, इसका प्रोटॉन नंबर 11 ही है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हैं। तो 1s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3s वाला जो शेल है वो लूज हो गया है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। अब ये जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इट इज रिजेंबल्स टू नियॉन। तो ये एक नोबल गैस की तरह हो जाएगी, यानी नियॉन की तरह हो जाएगी, और नियॉन के अंदर भी बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने नेगेटिव आयन की एक एग्जांपल लेते हैं कि नेगेटिव आयन क्या होगा। नेगेटिव आयन, तो बेटा व्हाट इज नेगेटिव आयन, तो हम कहते हैं ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा वो नेगेटिव आयन बनाएगा। तो हमारे पास ये एक एटम है, कोई भी एटम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। अब ये जिस चीज के अंदर कन्वर्ट हो गया है आप उसे कहते हैं कि ये एक नेगेटिव आयन बनेगा। ये क्या बनेगा, एक नेगेटिव आयन हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे जो हम एग्जांपल लेते हैं वो है सल्फाइड की एग्जांपल, सल्फर की एग्जांपल। ये जो सल्फर होगा इसके पास बेटा टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यह है कि इसका जो प्रोटॉन नंबर है, इसके जो एटॉमिक नंबर है उसके अंदर इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 16 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब आपने सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सल्फर के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब काउंट करते हैं, 2 और 2 4 6 10, 10 और 2 12। अब आपके पास 3p आएगा तो इसमें बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस तरीके से ये सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब सल्फर क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये सल्फर है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन थे। अब इट बिकम ए सल्फाइड, अब इसे सल्फर नहीं कहेंगे, ये सल्फाइड बन गया। अब इसके पास बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके पास आ जाते हैं। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, ये सल्फाइड है, इसके ऊपर -2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में इसके बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p में इसके बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे,
10 हो गए। इस तरीके से 3s के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3p के अंदर अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गेन कर लिए हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 16 हो गए हैं और ये सल्फाइड बन गया। अब इसकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज रिजेम्बलेंस टू ए आर्गन। अब बेटा ये आर्गन की तरह हो गया, जैसे आर्गन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये एक नोबल गैस की तरह हो जाएगी। अब आमतौर पर अब हमने ये चीज देखी है कि जो भी पॉजिटिव, ये जो हमारे लास्ट शेल होता है इसको बेटा आपने वैलेंस शेल कहते हैं। ये वैलेंस शेल होगा किसी भी एटम का, ये वाला क्या होगा, वैलेंस शेल है। अब जो वैलेंस शेल होगा, जब किसी भी चीज के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो वो भी वैलेंस शेल के अंदर ऐड होंगे, वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, मतलब लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बेटा रिलीज हो रहे होते हैं वो भी वैलेंस शेल के अंदर से होंगे, लास्ट शेल के अंदर से होंगे, और इस तरीके से उसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। लेकिन एक अजीबोगरीब ट्रेंड जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो इनसे मुख्तलिफ है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बेटा इलेक्ट्रॉन जो लूज होते हैं वो कब होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बेटा हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जिस ट्रांजिशन एलिमेंट को हमने डिस्कस करना है उसका नाम है टाइटेनियम। टाइटेनियम की बेटा हम एग्जांपल लेते हैं। ये जो टाइटेनियम है इसके पास टोटल 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बेटा जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर ऐड करते हैं तो बेटा हमारे पास पहले 4s को फिल करेंगे, फिर आपने 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे होंगे तो पहले आपने 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और फिर आपने 3d के अंदर करने हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा कि हाफ बाउ प्रिंसिपल हमें बताता है कि ये जो 4s है इसकी एनर्जी कम है, क्योंकि ये 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, s की वैल्यू 0 होती है तो इसका जवाब बच्चों 4 आएगा। अगर 3d की आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो 3 + 2 इसका जवाब आपके पास 5 आएगा। तो n + l के अंदर ये जो 4s है इसका जवाब 4 आता है और 3d का जवाब क्या आता है बेटा, 5 आता है। तो n + l हमें कहता है जब आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो तो पहले उस सब शेल के अंदर कीजिए जिसमें n + l की वैल्यू कम है। तो 4s की बेटा n + l की वैल्यू कम है, इसलिए जब आप फिलिंग कर रहे होंगे तो 4s के अंदर आपने पहले इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, फिर आपने 3d के अंदर जाना है। चलें अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करते हैं। तो ये बेटा टाइटेनियम है, 22 इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो आपने वही फार्मूला लिखना है, स्कूल वाला, पब्लिक स्कूल बनेगा, फिर बेटा पब्लिक स्कूल बनेगा, फिर यहाँ पे डी आएगा। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, ये बेटा आपके पास 4s है और ये आपके पास बेटा 3d है। अब 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s के अंदर 2 आएंगे, 4 हो जाएंगे, p के अंदर 6 आएंगे, 10 हो जाएंगे, 3s के अंदर 2 आएंगे 12, फिर 6, 3p के अंदर 6 हो जाएंगे 18, और फिर 4s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं 20 हो जाएंगे, फिर बेटा आपने 3d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 22 हो जाएंगे। यानी जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं तो 4s के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन पहले फिल करने हैं फिर 3d में करने हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4s की एनर्जी बेटा 3d से कम है। हाफ बाउ प्रिंसिपल हमें कहता है कि पहले उस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कीजिए जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम है। अब टाइटेनियम को आपने आइंस के अंदर तब्दील करते हैं, मतलब ये जो टाइटेनियम है अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये +2 बन जाएगा, मतलब ये टाइटेनियम है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस टाइटेनियम के ऊपर +2 चार्ज आ गया। अब ये टाइटेनियम +2 बनेगा, इसके अंदर प्रोटॉन तो 22 ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बेटा 20 हो जाएंगे। अब कहां से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? क्या 3d से होंगे जिसको आपने बाद में फिल किया? नहीं, अब बेटा इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो 4s है। आपके पास देखो ये जो आपके पास इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो चौथे शेल में, यानी पहले चौथे शेल के 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं,
फिर तीसरे शेल के अंदर जो 3D है उसके अंदर फिलिंग होगी। हमारी इसकी स्ट्रक्चर, ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये बेटा तीसरा है। तीसरे शेल के अंदर 3D है और चौथा शेल जो होता है इसके अंदर बेटा क्या है, 4s है। पहले फिलिंग करते हुए आपके पास 4s में पहले फिलिंग करेंगे, फिर 3D में जाएंगे। लेकिन जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके क्या होंगे, लॉस होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो बेटा वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होंगे, जो जनरल प्रिंसिपल है। तो वैलेंस शेल इसका कौन सा है, 4s है। तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अगर 2s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और डी की ऑक्सीडेशन या टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज्यादा है, तो फिर डी के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। मतलब अगर टाइटेनियम +4 लिखेंगे, फिर बेटा आपने डी के अंदर से रिमूव करेंगे। अब हम टाइटेनियम +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 1s में 2 लिखेंगे बेटा, 2s में 2 लिखेंगे, 2p में इसके 6 हैं, 10 हो गए, 3s में इसके 2 होंगे, फिर 3p में इसके 6 होंगे। अब आपने 4s नहीं लिखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं। अब आप लिखोगे 3d के अंदर 2। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पहले 4s के लॉस होंगे। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +3 कर दें, फिर एक डी का इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। अगर +4 कर दें, फिर ये डी के भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। लेकिन पहले आपने 4s के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से लूज होंगे, फिर 3d के, यानी फिलिंग में प्रोसेस में पहले 4s में फिल करते हैं, फिर 3d में। तो बेटा हमारे पास जब इसका लॉस करते हैं तो पहले 4s का, फिर 3d का। अब दूसरा जो हमारे पास एक एलिमेंट दिया गया है वो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। ये जो क्रोमियम होगा इसके पास बच्चों 24 इलेक्ट्रॉन है। ये एक एक्सेप्शनल केस भी है क्योंकि इसके 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। तो ये क्रोमियम है, 1s में 2 होंगे, 2s में 2 होते हैं बेटा, 2p में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s में इसके 2 होते हैं, 3p में इसके बेटा 6 होंगे, और 4s में बच्चों इसके 2 होंगे, और ये आपके पास जो बन जाएंगे 20। और इस तरीके से आपके पास 4s के अंदर आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन लगाना है, और 3d के अंदर बच्चों इसके 5 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। ये हम पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं। क्रोमियम जो होता है ये एक एक्सेप्शनल केस होता है, इसलिए बेटा इसके 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s के अंदर क्या हो गए, एक। क्यों बेटा, ये 3d है, होना ये चाहिए था 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते और 3d के अंदर 4 होते। तो ये 3d के अंदर 4 है, ये खाली होता है। इस तरीके से ये पार्शियल फील्ड होता है, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तब बेटा 4s से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो डी सब शेल होगा ये हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। हाफ फील्ड जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबल होने के लिए हमारे पास 4s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके 3d के अंदर चला जाएगा। अब ये जो क्रोमियम है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा। ये क्रोमियम है, इसको हम लिख लेते हैं बेटा, ये आपके पास क्रोमियम है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा। मतलब इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन किससे जाएंगे, 3d से। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, आप बताओगे। 1s में 2 है, 2s में बेटा 2 है, 2p में इसके 6 हैं, और 3s में इसके 2 होंगे, 3p में इसके 6 हो जाएंगे, और 3d में बेटा इसके 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि इसने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की है, और 3d के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके बन जाएंगे। अब हमने जिस चीज को डिस्कस करना है उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। कि ये जो फ्री रेडिकल होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी। तो अब बच्चों हम फ्री रेडिकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, और फिर हम जो है लास्ट में क्विक चेक के कुछ जो है एटम्स और आयन है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज फ्री रेडिकल, कि ये फ्री रेडिकल क्या होगा। तो बेटा ये बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि एक ऐसी स्पीशीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसे आपने फ्री रेडिकल कहते हैं। तो आप कहते हैं एन एटम, कोई भी ये एक एटम होगा, या बच्चों ये क्या होगा, एक स्पीशीज होगी, कोई भी चीज होगी हैविंग ए वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वन और मोर क्या होंगे बेटा, इसके अंदर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड किसे कहते हैं, जो सिंगल होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास होंगे
तो दैट इज नाउन एज ए फ्री रेडिकल। तो इस स्पीशीज को जो आपने नाम देना है वो फ्री रेडिकल कहलाएगा, जिसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे बच्चों? देखो जैसे ये क्लोरीन है, इसके अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s में बेटा 2 होंगे, 2s में इसके 2 होंगे, 2p में बेटा इसके 6 होते हैं, 3s में इसके 2 होंगे। अब ये जो 3p है इसको आपने बना लेना है। ये 3p है, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सब शेल है। पहला आएगा 3px, दूसरा आएगा 3py और तीसरा क्या आएगा बेटा 3pz। अब इसके यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये बेटा इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्लोरीन को आप कहते हैं ये एक फ्री रेडिकल है। अब देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो वैलेंस शेल होगा वो ये है, यानी तीसरा शेल है। तीसरे शेल के अंदर एक सब शेल S पाया जाता है और एक सब शेल बेटा P पाया जाता है। तो आप क्लोरीन को आप ऐसे लिखोगे कि 3 इसके बच्चों आपने जोड़े बना देने हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसका सिंगल लिखेंगे। इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से आप इसे कहते हैं कि दैट इज ए फ्री रेडिकल। ये जो स्पीशीज आपके पास आ जाती है इसको बेटा आपने फ्री रेडिकल कहते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बहुत ज्यादा क्या होंगे बच्चों? रिएक्टिव होते हैं फ्री रेडिकल, क्योंकि इनका सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबका क्या है? डबल है। केमिस्ट्री के अंदर अगर किसी भी स्पीशीज के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा कोशिश करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं डबल कर लूं। तो इस तरीके से ये जो फ्री रेडिकल है ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को डबल करने की कोशिश करेगा और दूसरों के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा। या तो बेटा एक और क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, Cl2 बन जाएगा, या H के साथ मिल जाएगा, HCl बन जाएगा, या कोई भी और कंपाउंड ये बना लेगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल है। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे ये कार्बन है बेटा, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। ये 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन। अब कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ झगड़ा हो जाता है। ये उसे कहता है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके मुझसे जुदा हो जाओ। दोनों कहते हैं ठीक है, अच्छा फैसला है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बेटा जुदा हो गया, इट इज ए फ्री रेडिकल। ये जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है उस हाइड्रोजन से ले लेगा और उससे जुदा हो जाएगा। इस तरीके से इस हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसे आपने फ्री रेडिकल कहा। सॉरी बच्चों, लाइट चली गई थी जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। अब देखो ये मीथेन की एक एग्जांपल है। इस कार्बन और हाइड्रोजन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जुदा हो गए तो ये एक फ्री रेडिकल बन गया। तो इस तरीके से इसके ऊपर आप लिखेंगे CH3 और कार्बन के ऊपर एक छोटा सा गुलदारा डाल देंगे, इसे फ्री रेडिकल दे देंगे। हमारी बुक में दूसरी एग्जांपल जो लिखी है वो OH की लिखी हुई है, वाटर की लिखी हुई है। पानी के अंदर फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? ये ऑक्सीजन है, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या किया बेटा, 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। अब इधर ये दोनों का झगड़ा हो गया तो ये ऑक्सीजन क्या करता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसे वापस कर देता है। तो इस तरीके से बेटा ऑक्सीजन के पास जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रह जाते हैं, ये वाला अनपेयर है, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जुदा हो जाता है। दोनों फ्री रेडिकल हैं। ये OH होगा, एक इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से बेटा एक हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या होंगे? फ्री रेडिकल हैं, दोनों फ्री रेडिकल हैं। अब कुछ हमारे पास क्विक चेक है, यानी 2.7 है। इसके कुछ एलिमेंट है जिनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसे आपने करना है। सबसे पहले बेटा आपने एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम के अंदर क्या हो गए? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p में इसके क्या होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस तरीके से बेटा आपके पास ये 2 और 2 6 और 3 10। अब 3s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3p में बेटा इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप ऑक्सीजन के ऑक्साइड की करना चाहते हैं तो -2 होगा। आम तौर पर ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 आने से ये 10 हो जाएंगे। तो 1s में 2 लिखोगे बेटा, 2s में 2 लिखोगे, 2p में 6 लिखोगे, 3s में 2 लिखोगे, और ये आपके पास जो होंगे, बल्कि ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। 2 और 2 4 और 6 10, ये इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
अब बेटा आपने बताना है आयरन पॉजिटिव 3 की। आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 है, लेकिन ये पॉजिटिव 3 की आपने बतानी है। पहले 26 वाली आप लिखेंगे, स्कूल स्कूल है, ये पब्लिक स्कूल लिखेंगे, आगे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर आगे डी पे खत्म होगा। 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d है। इधर 2 2 4 6 10, 10 और 2 क्या होंगे बेटा 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20, 20 और 6 26। जब ये न्यूट्रल था, अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके जाएंगे और एक बेटा इधर से जाएगा, तो ये आयरन पॉजिटिव 3 बन जाएगा। प्रोटॉन नंबर 26 ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर 1s2 2s2 बनेगा, 2p बेटा 6 बनेगा, 3s2 बनेगा और 3p 6 बनेगा, और 3d के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बाकी बेटा इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाएंगे। तो ये आपके पास आयरन जो होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सिमिलरली आपने कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ये एक एक्सेप्शनल केस भी है, ये 29 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 1s में 2 होंगे, 2s में बेटा इसके 2 होंगे, 2p में इसके 6 होंगे, 3s में बच्चों इसके 2 होंगे और 3p में इसके जो है वो 6 होंगे, 4s में इसके बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 3d के अंदर इसके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक्सेप्शनल केस है, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है। अब बच्चों अगर आपने कॉपर पॉजिटिव 2 बनाना है, कॉपर पॉजिटिव 1 है या कॉपर पॉजिटिव 2 आप बनाना चाहते हैं, फिर क्या होगा, मतलब ये कॉपर पॉजिटिव 2 करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक s का जाएगा एक 3d का। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 1s में 2, 2s में 2, 2p में बेटा इसके 6 होंगे, 3s में बच्चों इसके 2 होंगे, 3p में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है और 3d के अंदर इसके 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये जो है क्यूप्रिक बन जाएगा और इसके इस तरीके से इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विश, गुड लक, अल्लाह हाफिज।